वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ढाका क्लासेस झुंझुनू के ऊपर। तो हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज वहीं से शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बेहद हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश हों और खुश ही रहो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर हमने अभी तक, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं, मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस इसके ऊपर बना रखे हैं। ये हमारा इसके ऊपर चौथा और लास्ट लेसन रहेगा। ये जो भी है इसको ख़त्म करते हैं आज चैप्टर को। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, अब हमने सब क्या क्या पढ़ा? हमने करंट पढ़ा। करंट के अंदर हमने देखा कि जो करंट है वो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा, ओम्स लॉ देखा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे वर्क करते हैं, हमने वो चीज़ देखी। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कि सीरीज कॉम्बिनेशन का डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले तो होता कहाँ है? तो होता अगर आपने देखा होगा कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, कहाँ आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन, आपने कभी भी शादी वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको जितने भी बल्ब्स वहाँ पे दिखेंगे, जो फ्यूज़ बल्ब जो भी आपके एलईडी होगी, वो सभी सभी सीरीज़ के अंदर यूज़ में आते हैं। कभी ध्यान से देखना। तो क्या होता है उनके अंदर, देखो, मान लो एक बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ लगा, एक बल्ब यहाँ लगा, ठीक है। मान लो कि ये कुछ आपका चल रहा है, यहाँ से आपका करंट फ्लो हो रहा है, ओके। अब क्या हुआ, मान लो कि ये वाला जो बल्ब है ये खराब हो गया, फ्यूज़, मतलब फ्यूज़ हो गया। क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया। तो होगा क्या इसमें, अगर ये बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाता है तो आपका जो सर्किट होगा वो टूट जाएगा और जितने भी बाकी बल्ब्स होंगे वो भी जलना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। वहीं इन केस अगर ये चीज़ किस में हो? पैरेलल में हो, तो क्या होगा? देखो, ठीक है। मान लो कि आपका ये वाला जो है वो खराब हो चुका है, फ्यूज़ हो चुका है। तो क्या होगा कि सिर्फ ये वो जो इतना इतना पोर्शन है, सिर्फ यही काम करना बंद करेगा। बाकी के दोनों बल्ब्स हैं वो ग्लो करते रहेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ? देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन, इसके अंदर हम लिखेंगे इफ the bulbs are in series combination and any one of them क्या लिख सकते हैं? इफ एनी वन ऑफ देम स्टॉप वर्किंग, कोई भी उनमें से क्या कर दे? काम करना बंद कर दे, देन द कंप्लीट सर्किट is broken, hence other appliances। अच्छा, यहाँ पे मैंने बल्ब्स लिखा है तो मैं यहाँ पे बल्ब्स लिख देता हूँ, ठीक है। अदर बल्ब्स also
stop working. Did you get this point? कि अगर इनमें से कोई भी एक बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी के बल्ब्स भी क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे घुमा के ऐसे पूछेगा, क्या होगा कि अगर एक मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन से एक मैं बल्ब अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उस सर्किट के ऊपर। तो बेटा वो सर्किट जो है वो टूट जाएगा। और आपको सबको पता है कि विदाउट कंप्लीशन ऑफ सर्किट करंट फ्लो नहीं होता है। तो बाकी के सारे बल्ब्स भी क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे, वो भी काम करना बंद कर देंगे। पहला पॉइंट समझ में आया आपको। अब मान लो सेकंड, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक बल्ब और एक हीटर सीरीज में लगाना है तो क्या होगा। देखो बेटा, यहां से क्या होगा, करंट जाएगी, तो जितनी करंट ये यूज में ले लेगा, ठीक है, दोनों एक साथ काम नहीं कर पाएंगे। या तो यही जलेगा या फिर ये वाला जलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। करंट क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है। तो जब भी आपका या तो बल्ब लगेगा या फिर क्या लगेगा, हीटर चलेगा, कोई भी एक चीज़ चलेगी, दोनों में से दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। बात समझ में आई? तो इसको, इस चीज़ को हम कैसे लगे, कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, वो देखो। बहुत ही अच्छा पॉइंट है बेटा, क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये वाले आपके, अगर सीबीएसई बोर्ड है तो ये आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रिपेयर करवा रहा हूँ। ओके, तो इफ you connect two appliances of different powers of different watts, then simultaneously लिखो यहाँ पे, simultaneously, then any one of them is work properly। सिर्फ एक ही उनमें से काम करेगा, बाकी के नहीं, ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। आपके बुक के अंदर ऐसा कुछ नहीं दे रखा है अगर एनसीईआरटी की बात करें, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में, सीबीएसई वीबीटी क्वेश्चंस में दे देता है। वीबीटी का मतलब होता है बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, वीबीक्यू, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। हर के अंदर आपको, जैसे आपका 100 का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर से 15 to 20% जो वेटेज होता है वो आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का होता है, और इस चैप्टर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था। तो आओ इसको कहाँ कहाँ यूज होता है ये। हाउस, घर के अंदर आपके जो भी कनेक्शन होता है तारों का, वो सब का सब पैरेलल कॉम्बिनेशन के होता है। घर के अंदर हो, किसी भी बिल्डिंग वगैरह में कहीं भी हो, वो सब कनेक्शंस कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब इसमें इसके फायदे क्या है?
बताओ, मैंने अभी भी बताए हैं। इनके फ़ायदे क्या हैं? इसका फ़ायदा है कि अगर कोई भी एक बल्ब ख़राब हो जाता है तो ये नहीं है कि आपके बाकी के जो घर का कनेक्शन है वो कट जाएगा, सिर्फ आपको वही वायर चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके घर में अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता और अगर कहीं से कोई वायर कट जाए तो आपको पूरा का पूरा वही चेंज करना पड़ता। पहले तो वो मिलता नहीं, ठीक है, फिर आपको वो कंप्लीट चेक करना पड़ता पूरा वायर निकाल निकाल के, फिर उसको रिपेयर, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिर्फ वही वायर निकाला और हमने उसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो ये इसका एडवांटेज है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इज़ बेटर देन द आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आओ, अब मान लो कि ये एक वायर है, ओके, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जस्ट अपोजिट हो जाती है। ओके, हम सबको ये चीज़ें पता है। तो होगा क्या कि जब ये करंट फ्लो होगा तो जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये आपस में यहाँ पे कोलिजन्स होंगे या नहीं होंगे? क्या होंगे? यहाँ पे कोलिजन्स होंगे। कोलिजन्स का मतलब टकराएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो टकराएंगे तो क्या होगा? कोलिजन से क्या होगा? मतलब फ्रिक्शन होगा, नहीं होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? फ्रिक्शन। और हमें पता है कि जब भी फ्रिक्शन होता है तो कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस होती ही है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखो मूव कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो जब अब मूव कर रहे हैं तो आपस में क्या होगा? कॉलिजन्स होंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। टकराएंगे मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा मतलब क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। तो आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो जो उसका वायर है वो गर्म हो जाता है। वायर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। मतलब हीट एनर्जी बनती है। क्या हीट एनर्जी बनती है? और इलेक्ट्रिसिटी खुद भी क्या है? एक एनर्जी है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हीट भी एनर्जी है। किससे बन रही है? यही बन रही है। तो क्या होगा कि आपका जो वायर है वो क्या हो जाएगा? गर्म होना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया अपन को, दैट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। हाउ टू कैलकुलेट द हीटिंग इफेक्ट के हीट कितनी होगी? तो I स्क्वायर RT से हम उसको पहचान सकते हैं। इन विच, चलो इसको T को स्मॉल लिख लो, ठीक है। I क्या है? करंट। R क्या है? रेजिस्टेंस। T क्या है? टाइम। अभी बहुत बहुत ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मतलब जितना मैं करंट बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना, जितना करंट बढ़ेगा उतना ही हीट बढ़ेगा। क्या? करंट बढ़ेगा मतलब इसकी स्पीड बढ़ेगी। करंट बढ़ेगा, जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता था? I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है
उसका मतलब क्या है कि टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब चीज़ें तेज भाग रही हैं। यस और नो? वो भी स्क्वायर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वी आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। मतलब जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। जितना टाइम कम लेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, और उतना ही जितना टाइम कम लेगा उतना ही करंट ज़्यादा बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो ये सब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन करते हैं आपको हीट के। अब यहाँ पे फॉर्मूलेज याद करने की बारी आती है। अब आपको V इज इक्वल्स टू आई आर याद रखना है। क्या याद रखना है? V इज इक्वल्स टू आई आर। देखो, अब आपको क्वेश्चन हमेशा सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। क्या होगा उस बात का अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। आओ ज़रा, अब आपको क्वेश्चन में मान लो कोई भी क्वेश्चन आया और आपको वहाँ पे आई नहीं दे रखा है, आपको करंट नहीं दे रखा, आपको वोल्टेज दे रखी है। क्या क्या दे रखी है? वोल्टेज है आपके पास में, रेजिस्टेंस है। तो क्या करेंगे? तो हमको पता है कि वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, हमने पढ़ा है। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। यस और नो? बात समझ में आई? अब मैं इस चीज को यहां से रिप्लेस करूंगा, देखना। तो आपको ये चीज दिख रही है, ये तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। मैं बोल रहा हूं पुट 3 in 1। थर्ड को कहां पुट करना है? यहां पे। तो क्या हो जाएगा? H इज इक्वल्स टू आई की जगह मैं क्या लिखूंगा? V अपॉन आर स्क्वायर। यस और नो? देन R इंटू टी एज इट इज। यहां पे करूंगा तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर टी। तो क्या मैं ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आया क्या है, मैंने कैसे डिराइव किया इस फॉर्मूले को? ठीक है। अब क्या हुआ, आपको रेजिस्टेंस भी नहीं मिला, आपके पास में सिर्फ वोल्टेज आया और करंट आया। तो क्या करेंगे? आओ, वही बात है, इसको देखो, इससे मैं क्या लिख सकता हूं? दैट R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। कोई दिक्कत? ये अपनी आ गई इक्वेशन नंबर 4। सही है? इक्वेशन नंबर 4। आओ जरा पुट करो, पुट इक्वेशन 4th इन फर्स्ट, पुट करो। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर, आर की जगह मुझे क्या लिखना है? V अपॉन आई इंटू टी। आई से एक आई कट जाएगा, फॉर्मूला क्या बचेगा? H इज इक्वल्स टू V आई टी। ये लो, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया 5। तो 3 फॉर्मूले बने अपने पास में। इसको मैं ब्लू मार्कर से तीनों फॉर्मूलेस को एक बार और ऊपर से कर देता हूँ, ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत हो नहीं। क्या ये चीज समझ में आई आपको? बताओ किस किस को डाउट है अभी भी? बताओ बताओ जल्दी बताओ, किसको डाउट है? अगर कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से इसको लिख लो।
अब बेटा आपसे मान लो कि क्वेश्चन पूछा कि भाई होता क्या है, कि होता क्या है, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो आओ जरा मैं एक बार लिख लेता हूं उस चीज को। व्हेन हाई करंट passes through high resistance wire, that is, मान लो कि नाइक्रोम का वायर है। किस चीज़ का वायर है? नाइक्रोम वायर। ओके, नाइक्रोम वायर के अंदर मैं हाई करंट पास करवा रहा हूँ और उसका रेजिस्टेंस भी क्या है? हाई है। तो क्या होगा? देन द वायर गेट हॉट, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अब गर्म हो जाएगा तो हीट भी एक टाइप की क्या है? एनर्जी है। हीट भी क्या है? एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एनर्जी। तो हमने पढ़ा है कि हम किसी भी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मतलब एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला मतलब याद है किसी को? व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो किस में चेंज हो रही है? देखो यहाँ पे हीटिंग एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो करंट है वो कम हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो आना चाहिए था वो कम हो रहा है। तो वो कम कैसे होगा जरा देखो। सो द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस dissipated some amount of heat energy which leads to current loss, जिससे हमारा करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसका रीजन पता होना चाहिए कि ये चीज क्यों हो रही है, कि हीट एनर्जी से करंट लॉस क्यों हो रहा है। तो आप बोलोगे ड्यू टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। which states that, क्या बोलता है? एनर्जी neither be created nor be destroyed it can only transform from one form to another form। आपको मैंने पूरा रीजन भी लिख दिया है, क्या होता है मैंने वो भी लिख दिया है। अब एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जूल लॉ ऑफ हीटिंग? ओके, क्या नाम आता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसी का दूसरा नाम है बेटा, इसी का नाम हमने क्या बना दिया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
क्योंकि ये जूल ने फाइंड किया था तो हमने बना दिया जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ये बात आपको समझ में आई क्या सबको? नाउ इसकी एसआई यूनिट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? जूल। क्या होगी? जूल। आप जो भी चीज़ आएगी उसको जूल के अंदर ट्रांसफॉर्म करके लिखोगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर। तो होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक पावर? आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी अप्लायंस लेने जाते हो तो बोलते हो कि भैया ये 7 वाट का बल्ब है, एलईडी बल्ब है, ये 100 वाट का बल्ब है। हमने ये अलग अलग चीज़ें सुनी हैं। तो होता क्या है, क्या क्या डिफरेंस होता है कि 7 वाट के बल्ब में और 20 वाट के बल्ब में और 100 वाट के बल्ब में? ठीक है, ये डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखते हैं। तो क्या हुआ कि मान लो कोई भी करंट पास हुआ, तो एक अप्लायंस ने उस करंट का यूज़ करते हुए उस करंट को कंज्यूम किया ना, उस करंट को कंज्यूम करेगा। क्यों करेगा? काम करने के लिए। जैसे आपने अगर बल्ब लगाया तो वो जलने का काम करेगा, आपने हीटर लगाया तो वो गर्म करने का काम करेगा। यस और नो? तो उस किस चीज़ से, लेकिन कंज्यूम क्या कर रहा है? कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by any appliance in a unit time। ठीक है, कि उसने कितनी एनर्जी का कंज्यूमेशन किया है। तो हम पावर का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, दैट इज, तो सर आपने W क्यों लिखा? बेटा जो उसने कंज्यूम किया है उसने अपना कुछ काम किया होगा। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम ये हमेशा याद रखना कि W से इंडिकेट करेंगे। हम काम करेंगे, हमने वर्क किया है, वर्क को डिनोट किया जाता है W से। ओके, इतनी सी बात समझ में आई सबको? तो इसकी यूनिट क्या होती है? नेक्स्ट इज जो हमको याद रखने वाली चीज़ है यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई सबको? ओके। तो आपने ये लिख लिया होगा अभी तक। तो अब बताओ हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। याद आया कुछ? तो यहां से मैं W को क्या लिख सकता हूं? अच्छा, कहाँ लिखा था? अपन ने वोल्ट कैलकुलेट किया था, वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। प्रीवियस वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैसे कैलकुलेट किया था, क्या था, आप वहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो हमने वहाँ पे देखा था कि V क्या था? वर्क डन ऑन एनी चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने ये चीज़ ठीक है। तो अब आओ वहाँ से मैं डब्ल्यू से वी, तो ये फॉर्मूला क्या है हो जाएगा, बताओ ज़रा। फॉर्मूले में क्या चेंजेस होंगे? W की जगह मैं क्या लिखूँगा? वी क्यू अपॉन टी। और
ये Q अपॉन T क्या होता था? I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता था। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू VI। पहला फॉर्मूला समझ में आया? सेकंड, अब वही आ जाओ, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ से I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर एंड R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, करके पुट कर लेते हैं। तो मान लो कि पहले मैं ये वाला पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, V इंटू वी अपॉन आर विच मीन्स टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। और अगर मैं R को अगर यहाँ से रिप्लेस करता हूँ तो R को मैं लिख सकता हूँ V स्क्वायर अपॉन, R को मुझे लिखना है V अपॉन आई, आई ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब की बार एक काम करते हैं, अब की बार V को रिप्लेस करते हैं और आई आर के टर्म में लिखते हैं। V को रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे देखना, V को रिप्लेस करता हूँ मैं आई आर से, तो क्या हो जाएगा, I इंटू आई आर, तो आई आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर। तो बेटा 3 फॉर्मूले हो गए, 3 के भी 4 ही हो गए। आपको कोई भी चीज़ कैसे भी मिल सकती है, अपन को घबराना नहीं है, अपन को यूज़ करने हैं अपने पुराने फॉर्मूलेज, उससे अपन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 9 नई बुक के अकॉर्डिंग, सॉरी चैप्टर नंबर 11 न्यू बुक के अकॉर्डिंग एंड चैप्टर नंबर 12 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग क्लास 10th का। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मैं मेरा नेक्स्ट वीडियो जब इसके ऊपर लेके आऊँगा तो हम उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और वो लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा। उसके अंदर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं आपके उसके अंदर लेके आऊँगा जो भी आपके उसके अंदर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अब बीमार नहीं होना है। ओके, तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।